प्रिय बच्चों, हम लोग भाषा और आधुनिकता नामक विचारात्मक निबंध, जिसके निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे गद्यांश में रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। हमारे भारतीय संस्कारों से बना हुआ भारतीय संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, आचरण, यह भाषा का कभी न टूटने वाला अंग है। जिसका जैसा संस्कार होता है, जैसी संस्कृति होती है, उसी के अनुपात में वो अपनी भाषा को बोलता है। भाषा संस्कृति की तरफ इंगित करती है। शिष्ट भाषा है, विनम्र भाषा है, तो उसका मानव जीवन पर और संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ता रहता है। अशिष्ट भाषा है तो उसका दुष्परिणाम भी दिखाई देता है। इसलिए संस्कृति और भाषा संस्कृति का अंग है और अनिवार्य अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील है। परंपरा से चली आ रही संस्कृति, यह परंपरा से ही निकली हुई है, निःसृत है, लेकिन यह निरंतर परिवर्तनशील भी है। सभ्यता और संस्कृति की तुलना करते हुए विद्वानों ने कहा है कि संस्कृति वह है जो लगभग स्थिर सी रहती है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं, जो हमारी पढ़ाई है, जो भूल जाती है, वो संस्कृति नहीं, वो सभ्यता है, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन जो हृदय पर छप जाता है, जीवन पर्यंत हृदय में पड़ा रहता है और हमें सजाता संवारता रहता है, वही संस्कृति है। और ये निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है और गतिशील रहती है और चलती रहती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उसकी गति, संस्कृति की गति, विज्ञान के विकास के साथ, उन्नति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। नित्य नए नए जो वैज्ञानिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उनका मानव सभ्यता पर बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। और उन प्रभावों के कारण जो एक नई सांस्कृतिक हलचल उद्भूत होती है, उत्पन्न होती है, निकलती है, उन हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा का केवल परंपरागत प्रयोग काफ़ी नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है। नित्य प्रति समाज में जो व्यवहार हो रहे हैं, नए नए टेक्निकल शब्द जैसे डिलीट कर दो, सेव कर लो, अब ये अत्यंत प्रचलन में आए हुए शब्द हैं जो हमें अपनी भाषा में प्रयुक्त करना ही होगा, तभी भाषा में नित्य नूतनता आएगी। बहुत सारे शब्द हैं जो मोबाइली शब्द हैं, इंटरनेट से संबंधित शब्द हैं, जैसे डाटा है, एमबी है। अब ये सब व्यवहार प्रचलन में है। ये नहीं देखने से काम चलेगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं, कि अंग्रेजी के शब्द हैं, कि उर्दू के शब्द हैं। जो आम समाज में, लोकमानस में जो शब्द पैवस्त हो गए हैं, घुल मिल गए हैं,
अब नई रचनाओं को रचने में इन शब्दों का प्रयोग ही न्यायोचित है और यही नित्य नूतनता का और किसी भी भाषा की सजीवता का द्योतक भी है। इसलिए भाषा को यदि सजीव बनाए रखना है और नित्य नूतन बनाए रखना है तो हमें समाज में प्रयुक्त होने वाले नए नए शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे डॉक्टर रेड्डी जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि अब प्रश्न यह है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। क्या इसके लिए हमको प्रयत्न करना होगा तभी ये साध्य होगा अथवा यह सहज रूप से इसे सिद्ध किया जा सकता है। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। यत्न साध्य ये प्रयत्न होगा कि हमें व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति के समूहों, विभिन्न समूहों को मिल करके भाषा में आधुनिकता और नए नए शब्दों के प्रयोग के लिए एक आंदोलन चलाना होगा, प्रयत्न करना होगा, जागरूकता लानी होगी। वह व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक और समूह बनाकर, समिति बनाकर के भी यह जागरूकता लानी होगी कि हम भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग करें जो लोक प्रचलन में आ गए हैं, तभी हमारी भाषा सजीव और नूतन बनी रहेगी। सहज बुद्धि से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती और सहज सिद्ध से तात्पर्य यह है कि भाषा की यह जो गति है वह स्वाभाविक है, नेचुरल है और उसके कारण इसके लिए किसी अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, न इसकी कोई अपेक्षा। सहज जैसे देखें, हम समाज में निरंतर देखें तो आजकल हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे डाटा, एमबी, डिलीट कर दो, सेव कर दो, काल आया है, ये शब्द एकदम समाज में लोक प्रचलन में सिक्त हो गए। इसलिए सहज ढंग से यह लेखक और कवि लोग भी इसी भाषा का और इन नए नए शब्दों का अपनी कविताओं में, गीतों में, लयों में प्रयोग करने लगे हैं। इसीलिए भाषा की नित्य नूतनता और सजीवता बनी रहती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने, 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास एक प्रवृत्ति भी होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में, उसके रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत किए बिना विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। जो मूल भाषा है उन्हें हम विकृत न करें, उन्हें बेकार न करें, गलत न बनाएं और अन्य भाषागत शब्दों को साथ ही में हम ग्रहण भी कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह आप एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर अर्थात शीघ्रता से होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है।